हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, अगर हम लोग लेखपाल एग्जाम के बारे में बात करते हैं और प्रीवियस ईयर का पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु बन के सामने आता है। जो चकबंदी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे आपके बेसिक एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो उसी क्रम में प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं एग्रीकल्चर के ये नोट्स। इनकी जानकारी इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको पूरी दे चुका हूँ। साथ ही साथ जो लोग अभी भी इन नोट्स को बाय करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिंक मिल जाएगी नोट्स की। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अब लेखपाल एग्जाम की, चाहे आपका ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान हो या फिर लेखपाल की एग्रीकल्चर हो। सभी नोट्स आप बहुत ही छोटे से प्राइस में और बिल्कुल बिलीव के साथ बाय कर सकते हैं और उनसे स्टडी कर सकते हैं। घर बैठे ही बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं लेखपाल एग्जाम के लिए। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से ये नोट्स हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतियों को, जो कृषि की महत्वपूर्ण क्रांति हुई हैं उन सभी क्रांतियों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो कृषि की इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं कुछ, उनको भी थोड़ा देख लेंगे, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लेखपाल एग्जाम के लिए। साथ ही साथ कृषि से तो रिलेटेड हैं ही ये। ठीक है, चलिए, तो पहली जो कृषि की शाखा है एग्रोस्टोलॉजी है। घासों की जो खेती का अध्ययन होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। दूसरी दोस्तों जो शाखा है अपनी, उसको कहा जाता है अर्बोरिकल्चर। ठीक है, जो शाक झाड़ियों का अध्ययन होता है उनको कहा जाता है अर्बोरिकल्चर। क्लियर है इतना। तीसरा है अपना एरेमोलॉजी, जो रेगिस्तान का अध्ययन होता है ना, उसको कहा जाता है एरेमोलॉजी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है अपना सेरीकल्चर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे आपका लेखपाल एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, उसमें सेरीकल्चर, एपीकल्चर, इससे क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो सेरीकल्चर, इसको कहा जाता है दोस्तों रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है सहतूत की खेती। अगर इसको देखें तो सहतूत की खेती को दोस्तों कहा जाता है मोरीकल्चर। क्या कहा जाता है? मोरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना एपीकल्चर, आप सभी को पता होगा लगभग। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। ठीक है, क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केंचुए होते हैं जो, तो केंचुए पालन को क्या कहा जाता है? केंचुए पालन को कहा जाता है दोस्तों बर्मी कल्चर। ठीक है, और एक बर्मी कंपोस्ट भी बनता है। नेक्स्ट है अपना लैक कल्चर, जो लाख के कीटों की खेती की जाती है। ठीक है, तो लाख के कीटों की खेती को दोस्तों लैक कल्चर कहा जाता है। इतना क्लियर। ये थे जो कृषि की इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनसे ही लगभग क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ये शाखाएं थीं। अब हम लोग देखेंगे कृषि विज्ञान की प्रमुख जो क्रांतियाँ थीं। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो जितनी भी अभी तक क्रांतियाँ हुई हैं, ठीक है, इतिहास से लेके वर्तमान तक सारी क्रांतियाँ आप कवर कर लेंगे। उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं सारे बिल्कुल बेसिकली इसमें कवर किए गए हैं। सबसे पहली क्रांति दोस्तों हरित क्रांति देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति भारत में कब आई थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1967 जो 66-67 का दशक था, टाइम था, इसमें हरित क्रांति भारत में आई थी और 1970 का दशक कहा जाता है इसे। ठीक है, अगर वर्ष पूछा जाए तो 1967 जो 66-67 है, और अगर आपसे दशक पूछा जाए तो 1970 का दशक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अपना क्रांतियों से रिलेटेड, जो हरित क्रांति है इससे रिलेटेड। तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि थी क्या बेसिकली हरित क्रांति। ठीक है,
तो दोस्तों 1966-67 की नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसलीय कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था इसका तात्पर्य, ठीक है। यानी भुखमरी को बिल्कुल मिटाना है, जो अपना खाद्यान्न उत्पादन होता है उसको बढ़ाना है, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि ये लिखा है तीव्र वृद्धि करना था, ठीक है। चलिए, और अगर पूछा जाए हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो दोस्तों हरित क्रांति का प्रभाव देखने को पड़ता है, जो दिखाई देता है गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर, ठीक है। क्योंकि अपने भारत में मुख्य खाद्यान्न क्या है, सबसे ज़्यादा धान जो अपना चावल वगैरह होती है इसको खाया जाता है और गेहूं को भी खाया जाता है, ठीक है। तो जो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था वो था धान और चावल, जो धान और गेहूं है इसका उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ाना, जिससे भुखमरी की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, भारत को बिल्कुल इंपोर्ट ना करना पड़े अपना धान और गेहूं वगैरह। और आप सभी को पता होगा वर्तमान में FCI का जो डाटा आता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अनुसार अगर भारत में आज से ही कृषि ना की जाए तो लगभग 3 वर्ष का खाद्यान्न हमेशा स्टोर रहता है भारत में। जो 135 करोड़ लोग हैं ना, 3 साल तक खाना खा सकते हैं, गेहूं चावल दाल वगैरह सब स्टोर रहता है। और ये किसके अंतर्गत आता है स्टोरेज का काम, पूरा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, FCI के अंतर्गत। आपको पता होगा लॉकडाउन के पहले FCI के डाटा आ रहे थे बहुत सारे, ठीक है, कि अगर जो आयात निर्यात नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तब खाद्यान्न वगैरह की समस्या तो नहीं आ जाएगी। तो FCI ने अपने डाटा दिए थे कि अगर वर्तमान से ही कृषि ना हो तो 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में, मतलब खाद्यान्न में। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हरित क्रांति के। नॉर्मन बोरलॉग को आप याद कर लें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक थे ये। मोस्टली भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बिल्कुल रट लें। ये टाइम रट लें कि हरित क्रांति कब हुई थी भारत में, 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति का प्रभाव किन पर दिखता है, तो भैया गेहूं पर और धान पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके हरित क्रांति के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हरित क्रांति में। अगला पॉइंट है दोस्तों, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ था। तो पंजाब में, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और गंगानगर में, ठीक है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उपजाया जाता है, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है, ठीक है। पंजाब में भी गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। तो ऐसे प्रदेशों को ही चुना गया था जिसमें पहले से ही गेहूं की खेती की जाती है और अच्छी संभावना है गेहूं की उत्पादन में, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट है हरित क्रांति को सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण था अधिक उपज देने वाली किस्मों का इसमें प्रयोग किया गया था, उन किस्मों को विकसित किया गया था। जो गेहूं की किस्में हैं ना अधिक उपज वाली, और धान की किस्में, ठीक है। ये जो आपकी PDF है ना, इसमें सारी किस्मों को, ठीक है, हर फसल की जो मुख्य किस्में होती हैं, जो हाइब्रिड हो चाहे या फिर पुरानी कोई भी किस्में हैं, उस सारी किस्मों को डिस्कस किया गया है। जो सारी फसलें हैं उनकी वानस्पतिक नाम को भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन इन नोट्स का देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक कौन थे। तो डॉक्टर विलियम गॉड, ठीक है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये थे भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक, ठीक है। यानी इन्होंने संज्ञा दी थी कि भैया हरित क्रांति ये है भारत में। चलिए, गेहूं और चावल इनसे तो हम लोग निपट गए। अब आते हैं श्वेत क्रांति पे, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आप बताएंगे दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो 1964 से 1965, ठीक है, 1964-65 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी भारत में। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट आपका ये ऑपरेशन फ्लड आता है, ठीक है, ये श्वेत क्रांति से ही रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे भारत में, आप क्या बताएंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल रट लेना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के सूत्रधार हैं भारत में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का
कब प्रारंभ किया गया था, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1970 में दोस्तों ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और बेसिकली इसमें दुग्ध का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाया गया था भारत में। और अगर दुग्ध का उत्पादन नेचुरली नहीं हो पा रहा था तो क्या किया गया था, इसमें जो कृत्रिम दूध है ना, कृत्रिम दूध बनाया जाता है जो, उसका भी निर्माण किया गया था। अमेरिका से सामान मंगाया गया था, जो कृत्रिम वसा होती है, ठीक है। चलिए हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे कृत्रिम दूध को, इतना ही समझ लें कि 1970 से ऑपरेशन फ्लड को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखें दोस्तों, तो भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। जब मैंने ये नोट्स बनाए थे और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, उस दिन के डाटा के अनुसार, उस दिन तक के डाटा के अनुसार, ठीक है दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है 355 ग्राम दूध प्रतिदिन, ठीक है। और प्रति व्यक्ति है ये, यानी एक व्यक्ति को 355 ग्राम प्रतिदिन दूध उपलब्ध है अपने भारत में। इतना क्लियर है। चलिए, जो ये वाला पॉइंट है ना, कहीं कहीं आपको थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको याद ये वाला ही करना है, 355 ग्राम प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश का आपको उत्तर प्रदेश का अलग से देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको अभी भारत का इसमें याद करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल हरियाणा में है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1955 में स्थापना की गई थी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की। क्लियर। ये कंप्लीट होती है हमारी श्वेत क्रांति। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे पीली क्रांति को, ठीक है, कि क्या है पीली क्रांति। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तिलहन फसलों के उत्पादन से है, ठीक है। जो तिलहन फसलें कौन कौन सी होती हैं, जिन फसलों से तेल निकाला जा सकता है, ठीक है, उनको कहा जाता है तिलहन फसलें। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन फसलों के उत्पादन से। साथ ही साथ तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 1986 में दोस्तों तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है अपना, पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत कितने ज़िले शामिल किए गए हैं। तो 23 राज्य किए गए हैं शामिल, और इन 23 राज्यों के 337 ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर। चलिए अगली है दोस्तों अपनी गोल क्रांति, ठीक है। गोल क्रांति का संबंध देख लेते हैं किससे है। तो आलू उत्पादन से है गोल क्रांति का संबंध। भारत में आलू की फसल को कहाँ से लाया गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुर्तगाल से लाया गया था। पुर्तगाली थे ना जो, वो लाए थे आलू की फसल को भारत में। अगला पॉइंट है, भारत का आलू के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भैया दूसरा स्थान है, दूसरे नंबर पे उत्पादित करता है सबसे अधिक आलू भारत। ओके। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तो प्रथम नंबर पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। अगर भारत के बारे में बात की जाए कि भारत में जितना आलू उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का क्या नंबर आता है, आप बताएंगे भैया प्रथम स्थान पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये अपना शिमला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है, उसके द्वारा विकसित आलू की किस्में कौन कौन सी हैं, जो इम्पोर्टेंट किस्में हैं। तो दोस्तों कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसौना, कुफरी लकबार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्ण और कुफरी लालमा। ठीक है, अगर एग्जाम में कुफरी लिखा आए तो आप बता देना कि ये आलू की किस्म है। जैसे कि उसमें एग्जाम में लिखा आया कि निम्न में से आलू की कौन सी किस्म है, 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से एक है आपकी कुफरी लालिमा। ठीक है, तो आप कुफरी देख के ही वैसे आंसर दे सकते हैं कि ये आलू की किस्म है। अगला देखते हैं दोस्तों सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध अगर पूछा जाए कि किससे है तो आप बताएंगे बागवानी से संबंधित है। ठीक है, सुनहरी क्रांति। अगला पॉइंट अपना, भारत का सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आप कह सकते हैं।
विश्व में दूसरे स्थान पे आता है भारत सब्जी तथा फल के उत्पादन में। चलिए अगली है दोस्तों अपनी इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे पूरा, क्या है इंद्रधनुषी क्रांति। तो जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया था। आगे इसको और देखें तो हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, जो रजत क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, लाल क्रांति, इन सभी को एक साथ लेकर चलने को ही इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। तो इतनी जो ये क्रांतियां हैं ना, इनको एक साथ लेकर चलने को क्या कहा जाता है? इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। इतना क्लियर? इनको आप पढ़ लें, ये कौन कौन सी क्रांतियां दी गई हैं। ठीक है, हरित क्रांति, इसमें बहुत सारी क्रांतियां दी गई हैं, लगभग सारी क्रांतियां इसमें हैं। ठीक है, चलिए इंद्रधनुषी क्रांति क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे जो अन्य क्रांतियां हैं। ठीक है, पहली है अपनी नीली क्रांति। कौन सी क्रांति है दोस्तों? पहली है अपनी नीली क्रांति। इसको देखते हैं। तो दोस्तों नीली क्रांति, इसका संबंध है मछली उत्पादन से। ठीक है, अगली है अपनी भूरी क्रांति। इसका संबंध है खाद्य प्रसंस्करण से, फूड प्रोसेसिंग नाम सुना है ना। जैसे कि मटर को आप ले लीजिए, तो मटर को प्रोसेस करके कैंस जो होती हैं ना डिब्बों, उनमें पैक करके अधिक समय तक संरक्षित रखना। ठीक है, जो खाने लायक उनको बनाना। साथ ही साथ एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर अपन को पैक करके भेजना है तो क्या कहा जाता है? खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है ना। तो भूरी क्रांति आपकी खाद्य प्रसंस्करण से ही संबंधित है। क्लियर? अगली है अपनी बादामी क्रांति। जो मसालों का उत्पादन होता है, ठीक है, मसाला उत्पादन से संबंधित है अपनी बादामी क्रांति। नेक्स्ट है अपनी दोस्तों प्रोटीन क्रांति। तो प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन से संबंधित है प्रोटीन क्रांति। क्लियर? जो दलहनी फसलों का उत्पादन है ना, इससे संबंधित है प्रोटीन क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं धूसर क्रांति किसे कहा जाता है? तो उर्वरक उत्पादन। ठीक है, उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों धूसर क्रांति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा व प्याज उत्पादन से। ठीक है, किससे? झींगा, ये जो मछली होती है एक प्रकार की, और ये जो प्याज उत्पादन, प्याज तो सभी को पता है यार। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा व प्याज उत्पादन से। अगला है अपना लाल क्रांति। तो दोस्तों टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति अपनी। ठीक है, किसके उत्पादन से? टमाटर और मांस के उत्पादन से। नेक्स्ट है अपनी रजत क्रांति। तो अंडा उत्पादन से संबंधित है अपनी रजत क्रांति। उसके बाद देखते हैं काली क्रांति। तो दोस्तों बायोडीजल। ठीक है, बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है अपनी काली क्रांति। उसके बाद परभनी क्रांति, ये संबंधित है भिंडी के उत्पादन से। क्लियर? भिंडी उत्पादन को क्या कहा जाता है? मतलब क्रांति को परभनी क्रांति कहते हैं। चलिए, और लास्ट है दोस्तों आज की अपनी ऑरेंज क्रांति। तो नींबू वर्गीय जो फसलें होती हैं ना, नींबू, संतरा वगैरह, इन सभी के उत्पादन की जो क्रांति है उसे ऑरेंज क्रांति कहा जाता है। ये है ना नींबू वर्गीय फसलोत्पादन से। चलिए तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्रांतियों से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी ने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो देख लिया होगा। इससे बाहर कोई भी क्रांति किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगी, मैं ये गारंटी देता हूँ। चलिए, और जो लोग ये नोट्स परचेज़ करना चाहें बहुत ही छोटे से प्राइस में यार आप लोग लेखपाल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपका चाहे रूरल डेवलपमेंट का सेक्शन हो, यूपी जीके का सेक्शन हो, या फिर लेखपाल एग्रीकल्चर का सेक्शन हो। ठीक है, इससे 25 क्वेश्चन बनना है आपके लेखपाल एग्ज़ाम में। तो आप लोग बाय कर सकते हैं इस पूरे एक साथ इस पूरे कोर्स को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस पर आप संपर्क कर लेना। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर अपनी अगली वीडियोज़ में। इस पूरी PDF को हम लोग पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और वंदे मातरम।